हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी नुरुप्रीत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक के आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों आप पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे तैयारी करते हैं सुपर टेट की सुपर तैयारी, साथ ही साथ किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो या सेंट्रल टेट हो, और जिन भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए आपकी वर्णमाला महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक के ज़रूर देखिएगा। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से तैयार हूँ आपके लिए नए अध्याय, और जो वर्णमाला का दोस्तों हम पहला जो हमारा अध्याय है वो हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके, जिसमें हमने वर्णमाला को पढ़ा था और उसकी जो हिंदी की उत्पत्ति है उसे पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि हम कल भी इसका कुछ भाग जो है, कुछ हिस्सा हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इसे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे और जानेंगे कि सघोष क्या है, अघोष क्या है, सभी कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, फिर पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मघर्षी व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, यदि जब कभी हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं और उसमें हमारी जो हवा है मुख से निकलने वाली, वो फेफड़े से होते हुए मुख के किसी भी भाग पे या हिस्से या अंग पे टकराव लाती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम का बोलेंगे तो कंठ से, तालव से, मूर्धन्य या फिर दंत या ओष्ठ से जो भी व्यंजन है उच्चारित हो हवा के घर्षण के साथ, तो हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो फेफड़ों से निकलने वाली हवा है वो हमारे मुख के किसी अंग को जो है छूती है, स्पर्श करती है, इस कारण से हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगले पे आ जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। स्वर व व्यंजनों के बीच की जो स्थिति होती है दोस्तों, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें या, रा, ला, वा होता है, और इन्हें हम सघोष या अल्प प्राण भी कहते हैं। ऊष्मघर्षी पे आ जाते हैं दोस्तों। ऊष्मघर्षी या फिर सघर्षी जो व्यंजन होते हैं, उसमें यदि किसी वर्ण के उच्चारण में घर्षण का प्रयोग या बल के साथ किसी वर्ण को उच्चारित किया जाता है तो हम उसे ऊष्मघर्षी या सघर्षी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अघोष वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अघोष वर्ण देख लेते हैं। अघोष व सघोष वर्ण का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ़, या, त, थ, ध, न, ध, न, प, फ, भ, ब, म, य, र, ल, व, श, श, ह। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी काले अक्षर में लिखे हुए हैं वो सभी हमारे सघोष हैं, और जो नीले पेन से लिखे हुए हैं या नीले रंग से लिखे हुए हैं वो सभी हमारे अघोष हैं। सघोष वर्ण दोस्तों हमारे वो हैं जिनमें हम घर्षण के साथ शब्दों को उच्चारित करते हैं। जैसे हम का बोलेंगे तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई घर्षण बल हमारा उत्पन्न नहीं होता है, पर अगर हम ख, घ, ड़िया बोलेंगे तो घर्षण यानी एक रगड़ जो है हमारे शब्दों के साथ उत्पन्न होती है, इस वजह से हम इन्हें सघोष कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें याद करने के लिए आप सभी जो आप वर्णमाला है उन्हें अच्छे से याद कर लें। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि जो दूसरी है और जो आपकी चौथी श्रृंखला है वो सभी सघोष है, बाकी आपकी दूसरी जो आपकी पहली और जो तीसरी है वो अघोष है। इस तरीके से आप इजीली याद कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं महाप्राण और अल्प प्राण शब्दों की। जी हाँ दोस्तों, महाप्राण और अल्प प्राण शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं हिंदी के प्रश्न पत्रों में। यहाँ पे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ़, न, त, थ, ध, ध, न, या, र, ल, व, श, श, ह। दोस्तों, यहाँ पे वे सभी शब्द जो आपके हैं अल्प प्राण हैं, जिनमें आपकी जो प्राण वायु है वो कम व्याप्त होती है या कम प्रयोग होती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, इसमें हमारी जो श्वास तंत्रिका है उसमें से निकलने वाली वायु का जो प्रवाह है वो बहुत ही कम है, इसीलिए ये जो है अल्प प्राण है। महाप्राण वे शब्द होते हैं जिनमें हमारी प्राण वायु अधिक
व्युत्प होती है या अधिक जो है हम उसका प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ इनकी पहचान हम एक तरीके से कर सकते हैं। पहली तो हमारी श्रृंखला दूसरी यानी वर्ग का दूसरी औपचारिक वर्ण, और हमारा जो चौथा है वो और प्लस जिन वर्णों में अंग्रेजी में लिखते समय हम एच का प्रयोग करते हैं वे सभी जो हमारे हैं वो क्या हैं, महाप्राण होंगे। जैसे च, ट, ता, तो ऐसे जो शब्द हैं जिनमें चा का प्रयोग होता है वे सभी हमारे महाप्राण हो जाएंगे। अब आ जाते हैं उच्चारण स्थान के बाद पे। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी किसी भी प्रश्न पत्र को दे रहे हों जिनमें हिंदी पूछी जा रही है, उनमें आपके उच्चारण स्थान को लेकर प्रश्न अवश्य बनते हैं। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि इन्हें हम याद तो करते हैं पर कहीं ना कहीं जो है हम भूल जाते हैं कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो चीज़ों से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी, व्याख्यान दूँगी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दो ट्रिक लेके आई हूँ। ट्रिक क्या है, ये एक तरीका है सिखाने का, याद करने का। पहला तरीका जो दोस्तों है वो है सूत्र तरीका, और दूसरा जो है हमारा चित्र तरीका। यानी चित्र और सूत्र के माध्यम से हम इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आपको इन दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीक़ों को लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो कहीं ना कहीं हम एक वर्ण पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको पता है कि कंपटीशन लेवल पे एक एक नंबर बहुत ही कीमती होता है, और इसका महत्व वे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जिनका सिलेक्शन बस एक या आधे मार्क्स से रुका हुआ हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान को दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर बात करें स्वर का उच्चारण स्थान, तो स्वर का उच्चारण स्थान हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं और सूत्र के द्वारा भी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सूत्र द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक तालिका है सूत्र तालिका के साथ, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप इन सूत्रों को याद करते ही आप कभी भी आप शब्दों को पहचानने में, उनके उच्चारण स्थान को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों संस्कृत की एक सूत्रा विधि है जिसे हम हिंदी में उच्चारण स्थान को पहचानने के लिए भी कर सकते हैं। ये संस्कृत की महत्वपूर्ण विधि है जिससे हम कभी भी ना तो महस्वर सूत्रों में गलती करते हैं, ना ही हम उच्चारण स्थान को पहचानने में गलती करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने उच्चारित किया है उच्चारण स्थान को, उपचरित वर्ण जो हैं और सूत्र। दोस्तों यहाँ हम शुरू करेंगे सूत्र से। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है पिंक कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है, ये सभी जो सूत्र में शब्द हैं या जो अक्षर आए हुए हैं, जो वर्ण हैं, उन्हें हम मुख्य से बोलने का जो स्थान है वे हैं। बाकी जो शुरुआत में लिखे गए हैं वे सभी उपचारित वर्ण हैं, जैसे कि अकु हा विसर्ग नियन। अकु हा विसर्ग नियन मतलब आ क उ ह, यानी आवर्ण और का वर्ग के सभी वर्ण, उसी के साथ साथ हा जो है और विसर्ग जो है हमारा वो सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा तालु, जिसमें हमारा आता है ई च छ ज झ या और शा, यानी इचू शना। इचू शना यानी ई और चा वर्ग के सभी वर्ण शा और ना तालु से उच्चारित होते हैं। शा जो है तालु से उच्चारित होते हैं। अब आ जाते हैं मूर्ध्या पे, यानी मूर्ध यानी मुख से। री ट ठ ड ड डिया र शा। ऋतु रश शणा। ऋतु रश शणा मूर्धा मतलब री और टा वर्ग के सभी वर्ण प्लस रा और शा जो है वो उच्चारित होते हैं हमारे मूर्धन्य से, मूर्धा से। ठीक है। अब आ जाते हैं दंत पर, मतलब दांत से किन शब्दों को उच्चारित करते हैं। ल त थ द ध न ला और श, यानी लतु लशना। लतु लशना दंता। दंत तो यहाँ पे जो दंत है वो किससे उच्चारित होंगे, दंत से उच्चारित होने वाले हो जाएंगे ल त यानी त वर्ग के सभी वर्ण, और ल श यानी श भी जो हमारा दंत से उच्चारित होगा। यानी ये आखिरी के जो वर्ण हैं उपचारित स्थान को बता रहे हैं। इसका मतलब जो शुरुआत के जो शब्द हैं वे सभी हमारे क्या हैं,
उच्चारित स्थान से उच्चारित होंगे। अब आ जाते हैं अगले पर, ओष्ठ पे यानी ओठ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे उ पा फा बा भा मा यानी उपु, उपु यानी आ, उ और प्लस प, पा वर्ग के सभी वर्ण जो हैं हमारे ओष्ठ से क्या है, नियान मतलब निकलने वाले। नशिका ण ञ ण न म, यम रण नाना, यम गणना नाना, नशिका चा मतलब या मा गणना, यम गणनम, यम गणनम, यम गणनम जो है हमारे वे सभी नसिका से उच्चारित होंगे। कंठ तालु, अब यहाँ पे संयोजक है दो अंग, दो आपके जो मुख्य यंत्र हैं, यंत्रिका हैं, उनसे उच्चारित होते ए तो कंठा तालु यानी ए और ए जो है कंठ और तालु से उच्चारित हैं। कंठ ओष्टा ओ दंतो, कंठ ओष्टम। अगला आ जाते हैं ओष्ठ दंत, व एक अकेला वाक्य ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है जो कि हमारा ओष्ठ और दंत से अकेले जो है उच्चारित होता है, इसीलिए इसे वाक्यस्य दंतोष्ठम कहते हैं। यानी वाक्य के अलावा कोई भी जो है आपका दंत और ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता है। जिक मूल्य, जिह मूल्य यानी जीव मूल्य से क ख जो हमारा जीव मूल्य है यानी जीव मूल्य यस्य जीव मूला मूल। नसिका पे आ जाते हैं अनुस्वार, नसिका अनुस्वारस्य मतलब अनुसार जो है नसिका से उत्पादित या फिर उच्चारित वर्ण है। ये हो गया दोस्तों हमारा सूत्राधिकार, मतलब सूत्र से हम किस तरीके से याद कर सकते हैं हर एक जो उच्चारित वर्ग है या फिर उच्चारण स्थान है। मात्र हम ये सभी चीज़ें अगर नहीं भी याद करते हैं दोस्तों, तो भी हम मात्र इन सूत्रों के द्वारा सभी उच्चारित स्थानों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। और आप मात्र 5 से 6 सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं, इन सभी सूत्रों को, ये बहुत ज़्यादा होंगे तो आपके 10 या 12 बहुत ज़्यादा है तो 13 सूत्र हैं, और इन्हें आप अच्छे से याद करें तो कभी भी आप यकीन मानिए कभी गलती नहीं करने वाले उच्चारण स्थानों को पहचानने में। अगले में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि वर्ण के जो व्यंजन का उच्चारण स्थान है वो क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम स्वर और व्यंजन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। फिर से स्वर प्लस व्यंजन जो हैं हमारे उनके उच्चारण स्थान को लेकर हम यहाँ चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मानव शरीर के कंकाल का मुख है और ये नाल गुहा है। अब यहाँ पे क्या है, हम कंठ है वो सभी कुछ हमने यहाँ पे चित्रित किया हुआ है। तो नसिका की बात करेंगे, जो हमारी ऊपर का हिस्सा होता है उसे नसिका कहते हैं। और आ से लेके यम गणनम जो है ड़ा या ना न म, ठीक है, ये समय हमारे नसिका से उपचारित होते हैं। अब जस्ट उसके नीचे आते हैं, नाक के ऊपर हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़े के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे दंत मूल कहते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे जो दांत होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उन्हें दंत मूल कहते हैं, या इन्हें संस्कृत में वत्स्य भी कहते हैं। इनसे उच्चारित होने वाला र और ला, क्योंकि जब तक कि हम अपनी जिह्वा को अपने दंत मूल पर टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, तब तक कि हम इन शब्दों को उच्चारित नहीं कर सकते। दोस्तों अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा दंतव्य, यानी जहाँ से हमारे दांत, दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दांत हैं, दांत के ऊपर के हिस्से से हम दंतमूल कहते हैं, जिससे हम ये शब्द बोलते हैं। अब आ जाते हैं दांत पे। ता वर्ग के सभी यानी ता था दा दा ना, वे सभी प्लस सा जो है हम दांत से क्या है उच्चारित करते हैं। अगला हमारा है दांत के होठों के नीचे का हिस्सा, जो कि ओष्ठ होते हैं, हमारा ओठ होता है, उससे हम ऊ और ऊ व पा वर्ग को उच्चारित करते हैं। पा मतलब पा फा बा भा ना, ठीक है, पा फा बा बा मा, सॉरी दोस्तों, तो इन्हें उच्चारित करेंगे, माफ़ करिएगा। हाँ, तो ये यहाँ पे ऊ और पा वर्ग के जितने भी हैं उन्हें उच्चारित करेंगे। अगले पे आ जाते हैं दंत व ओष्ठ, जो कि हमारे दांत और होठों को मिलाने से उच्चारित होता है। वो एक शब्द है, अकेला शब्द, जिसे हम वा कहते हैं। अगले पे आते हैं कि ये जो हमारा होठ के जस्ट नीचे का हिस्सा है, यानी ओष्ठ प्लस कंठ, यानी होठ के नीचे का हिस्सा, और हमारा कंठ यानी जहाँ से प्राणवायु उत्पन्न होती है उस ध्वनि से, यानी ओष्ठ और कंठ, इससे हम ओ औ आहा को
उच्चारित या उच्चारित करते हैं। अब मूर्धा पे आ जाते हैं, यानी मुख हमारा री और ट व वर्ग मतलब ट वर्ग के सभी और शा। आते हैं तालु पर। तालु हमारी वो होती है जो हमारे जो कंठ है उसके पास से एकदम सीधी नाल गुहा से होती हुई एकदम स्पर्श करती है, उन्हें तालु कहते हैं। जो हमारे एक लटका हुआ सा हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर की ओर। अगर आप झाँक कर देखोगे मिरर में तो आपको दिख जाएगा, पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, उसको तालु। और अब यहाँ से हम ई च वर्ग के जितने भी आते हैं जैसे च छ ज झ या और या और श। कंठ तालु से उच्चारित होने वाले माफ़ करिएगा दोस्तों, उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं ए अब आ जाते हैं कंठ पे, जिससे कि हम सिर्फ कंठ से ही उच्चारित करते हैं आ आहा क वर्ग के सभी और हा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वर्ण उच्चारण का स्थान जो चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे बताइएगा, या फिर जो सूत्र का आधार है उसके माध्यम से समझाया वो अच्छा लगता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों ऐसी ही सुपर टेट की सुपर तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, या फिर हिंदी के किसी भी अध्याय के जो कि आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, फिर वो स्टेट लेवल का टेट हो, सेंट्रल हो, या फिर किसी भी वर्ग से जो आप संबंधित है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप हमारी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या एक आपका सपना है एक शिक्षक बनने का तो हमारे साथ जुड़ जाएं। और आज ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की फ्रेंड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी दोस्तों किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ सीखने और सिखाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय फ्रेंड।